हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज से हम करने वाले हैं 100 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपके सारे टॉपिक्स को बेसिक से एडवांस लेवल पे लेकर जाने वाले हैं और इसमें हम आपके सारे कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये इसमें क्या रहने वाला है, ये आपका केमिस्ट्री का प्रॉपर सब्जेक्ट रहेगा जिसमें हम आपके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड माय नेम इज तान्या सिंगला एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11th के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर मोल कंसेप्ट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है चार पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। राइट बच्चे, तो हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका रहेगा बेसिक केमिस्ट्री, फिर रहेगा आपका मोल कंसेप्ट, उसके बाद रहेगा आपका स्टोइकियोमेट्री एंड देन वी हैव कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात करें, बेसिक केमिस्ट्री में आपके पास क्या आएगा बेसिक्स में। ठीक है, आपको पता है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री बेसिकली रिएक्शंस के बारे में स्टडी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, केमिकल्स और रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले जो केमिकल्स भी हैं वो किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि पार्टिकल का और फॉर्म्स क्या होंगे तो हम कह सकते हैं कि मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं। हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं मैटर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि हमारे पास मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, राइट। अगर मैं बात करूं मैटर की, तो मैटर क्या है, मैटर है आपके पास एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब मैटर में भी हमारे पास क्या है, मैटर को भी अगर हम क्लासिफाई करें, अगर हम उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी और केमिकल फॉर्म्स में भी। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे उसका क्लासिफिकेशन करूं, क्लासिफिकेशन किसका, मैटर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द basis of फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जो आपको अपीयरेंस में जो चेंजेस दिखाते हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट में पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैटर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड देन वी हैव गैस, राइट। अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप बहुत छोटी क्लासेस से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं मास की बात करूं, ठीक है, तो जो सॉलिड का मास होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है। कैसा होता है बच्चे, डेफिनेट। ठीक है, मास इनका भी डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी, और एज वेल एज जो हमारे पास गैस होती है उसका भी क्या होता है, अपने पास डेफिनेट होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, शेप की, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो सॉलिड होती है उनकी शेप भी कैसी होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन लिक्विड है, लेट्स से वाटर की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी शेप क्या है, तो जो भी बीकर की शेप है वही आपके पास किसकी शेप होने वाली है, लिक्विड की शेप होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास कैसी होती है, इनडेफिनिट, और यहाँ पे हमारे पास जो गैस है उसकी भी कैसी है अपने पास, इनडेफिनिट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, अगर हम यहाँ पे बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम के केस में जो हमारा सॉलिड है वो कैसा है, डेफिनेट है। ठीक है, अगर लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम कैसा होगा, यहाँ पे डेफिनेट होगा, और अगर यहाँ पे बात करें तो वो कैसा होने वाला है अपने पास, इनडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है जो बेसिकली हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नया क्या है कि अगर हम 11th क्लास में ये चीजें पढ़ रहे हैं तो क्या वो चीजें हैं इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की।
ठीक है, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? IMF भी बोलते हैं। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स में लगते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, राइट। अगर यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है ये डायरेक्ट आपका सीधा सीधा रिलेटेड है किससे? पैकिंग एफिशिएंसी से। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? अगर मैं सॉलिड की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं बच्चे? सॉलिड की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो बीकर लेते हैं, इसके जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? उनका अरेंजमेंट होता है बहुत ज्यादा ऐसे एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट। यानी कि जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, सारे पैक्ड होते हैं, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले लिक्विड्स की, तो लिक्विड का आपके पास फॉर्म होती है वो कैसे होती है? कैसे होती है इनकी पैकिंग एफिशिएंसी? इनके लूजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, मतलब इतना अच्छा पैक नहीं होता इसका जितना सॉलिड होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो और भी ज्यादा दूर होते हैं, राइट। वो कैसे होते हैं? और भी ज्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हुए सबसे ज्यादा इसमें क्या होते हैं? हाईएस्ट होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हाई होते हैं और इसमें कैसे होते हैं? इसमें वीक होते हैं। समझ आया बच्चे? तो कहने का मतलब क्या है? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो आपके पास सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद लिक्विड के लिए और फिर उसके बाद गैस के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें, वहीं पे हम किसकी बात करें बच्चे? थर्मल एनर्जी की, ठीक है। अभी थर्मल एनर्जी क्या होती है? अगर मैं बात करूं थर्मल एनर्जी की, तो थर्मल एनर्जी का केस क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने किसके लिए? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए। तो अगर हम बात करें सॉलिड्स के टर्म में कि क्या रहेगा? सॉलिड्स के टर्म में ये बहुत लेस होती है और इसमें क्या होती है? थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है, हाई कंपेयर टू किसके? लिक्विड के, सॉरी सॉलिड के, हाई कंपेयर टू सॉलिड, और इसकी बहुत ज्यादा होती है, हाई कंपेयर टू सॉलिड। और अगर गैस की बात करें तो इसकी तो सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक है बच्चे। ये हमने किसके कंसेप्ट में बात की? ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे बात की कि अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर का क्लासिफिकेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे, ठीक है, किसके? केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे जो मैटर होता है वो भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई होता है। कैसे? वो होता है एक तो आपके पास कैसे मिक्सचर की फॉर्म में, और एक होता है आपके पास प्योर कंपाउंड्स की फॉर्म में, ठीक है बच्चे। अब ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आई थिंक कि आप ये सब चीजें बहुत डीपली पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिक्सचर क्या होते हैं, जहां पे कंपोजिशन मतलब जो भी आपको मटेरियल लग रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो फिक्स्ड नहीं है, कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड। और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्योर कंपाउंड्स की, तो प्योर कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जहां पे जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है बच्चे? फिक्स्ड होती है, राइट। अभी इसका क्या मतलब है वो देखेंगे हम। मिक्सचर में भी ऐसा नहीं है कि मिक्सचर सिर्फ हम एक ही पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, मिक्सचर को भी आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? जो मिक्सचर होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मतलब एक तो होता है अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हमारे पास कौन सा बच्चे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्योर कंपाउंड्स की, तो प्योर कंपाउंड्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या? एक तो एलिमेंट्स होता है और दूसरा क्या होता है? एलिमेंट, और दूसरा होता है अपने पास कंपाउंड, राइट। अब इसका क्या मतलब है कि कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड और कंपोजिशन फिक्स्ड? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, लेट से मैंने बोला कि समर्स है और हमें लेमन वाटर पीना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेमन वाटर में हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लेमन की, वाटर की, ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन भी बनाते हैं उसके लिए। तो उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, किसी की रिक्वायरमेंट है, लेट से किसी को ज्यादा शुगर ही पीना है तो वो 2 स्पून डाल सकता है, किसी को कम शुगर ही पीना है तो वो 1 स्पून से भी काम चला सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती, कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा उसी चीज को डिफाइन करेगा। मतलब क्या है कहने का कि होमोजीनियस मिक्सचर होंगे जहां पे जो आपके पास सॉल्यूशन है तो वो क्या होंगे? कंप्लीटली मिसिबल होगा, कंप्लीटली मिसिबल मतलब कंप्लीटली मिसिबल हो गया। जैसे अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, शुगर सॉल्यूशन क्या है? पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है ना, तो आप उसको उसके बाद सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? इमिसिबल,
इममिसिबल। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हम देखते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपके पास? शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन, और सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसका हेट्रोजीनियस का लूं, इसका एग्जांपल लूं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, या फिर वी कैन से ऑयल प्लस वाटर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें प्योर कंपाउंड्स की, प्योर कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। ठीक है, लेट्स से अगर वाटर की बात करें तो हम बोलते हैं कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। यानी कि आप क्या कर रहे हो? 2 मोल हाइड्रोजन के ले रहे हो और 1 मोल ऑक्सीजन का ले रहे हो। मतलब आप चाहे कहीं का भी पानी लो, ठीक है, चाहे आप कनाडा का लो, इंडिया का लो, कहीं का भी लो, तो वो क्या है? पानी तो पानी ही है। ठीक है, H2O तो H2O ही रहने वाला है। तो वो क्या है? एक प्योर कंपाउंड्स में आएगा वो। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में आएगा वो। तो ये यहाँ पे क्या कहेंगे हम? कंपोजिशन कैसी रहेगी? फिक्स्ड। अभी इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो है आपके पास एलिमेंट्स और दूसरा है आपके पास कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हो गए जैसे जो एक ही टाइप से मिलके बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बना दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बना दिया। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं अपने पास, जैसे आपने लेट्स से CO2 ले लिया, CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लिया, तो इस तरीके से हम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं चीजें। ठीक है, उसके बाद हम अपनी बात करते हैं एटम्स की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम? यहाँ पे एटम्स की बात कर लेते हैं। एटम्स, एटम्स क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एटम्स जो डाल्टन थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं जिसको, तो उन्होंने कहा था कि आप एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी उनके अकॉर्डिंग क्या था? एटम क्या था? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल मतलब आप फर्दर जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज इंडिविजिबल पार्टिकल, राइट। तो अभी जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता गया, जैसे जैसे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंप्रूवमेंट की, वैसे वैसे हमें ये पता चला कि नहीं, एटम ऐसा नहीं है, एटम सबसे छोटी यूनिट नहीं है, एटम से भी छोटी यूनिट एग्जिस्ट करती है। जैसे जैसे आपके पास आते हैं, अब इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन आता है? उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Electrons, protons, and then we have neutrons, right? अब यहाँ पर इनके पास 2 चीजें होती है, एक तो होता है चार्ज और एक होता है मास। एक होता है चार्ज और एक होता है अपने पास मास। इलेक्ट्रॉन आपको बहुत अच्छे से पता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। ठीक है, अभी स्टेबल है तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं ना ही उसको इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो आगे सिंबल किसका लगने वाला है? माइनस का। माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे सिर्फ प्लस लग जाता है और ये हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अगेन। ठीक है, और क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई चार्ज होने नहीं वाला, तो 0 चार्ज हो जाता है। और अगर मैं मास की बात करूं तो मास इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होता है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यू कैन से 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और वहीं पे अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स का जो चार्ज, जो मास होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और वी कैन से 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, 1 मार्क में बचे आप बहुत सारे इसको नेगेटिव करा कर आते हो सिंबल के वजह से या फिर आप यूनिट्स की वजह से, तो आप ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, या फिर आप इसको अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चले आगे। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर ली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की, किसकी बात करते हैं यहाँ पे हम? एटॉमिसिटी की। ये एटॉमिसिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे ये। अब ये एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। एटम्स इन एन कंपाउंड और एलिमेंट यू कैन से, राइट। अभी क्या है? लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है P4 का।
P4 का मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बच्चे P तो आपको पता है ना बहुत अच्छे से क्या होता है, P क्या होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी बताओ, तो फास्फोरस की एटॉमिसिटी अपने पास कितनी है, 4 है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस कंपाउंड में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं फास्फोरस के, 4। अगर मैं बात करूं यहाँ पे S8 की, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे सल्फर के कितने एटम्स हैं, एटॉमिसिटी कितनी है, 8 है, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे H2SO4 की, मैंने आपसे पूछा, अब आप यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी क्या बताओगे, इसके सारे एटम्स कितने हैं, 2 1 4, कितना हो गया, 2 1 3 और 4 7 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपसे सल्फर की पूछती तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाती, 1, हाइड्रोजन की पूछती तो कितनी हो जाती, 2, ऑक्सीजन की पूछती तो कितनी हो जाती, 4। सिमिलरली अगर मैं आपसे ग्लूकोज में पूछती, ग्लूकोज में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, तो क्या रहने वाली है, देखिए C6H12O6 है अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन पूछूं तो कितनी है, 6, हाइड्रोजन की पूछूं तो कितनी है, 12, ऑक्सीजन की पूछूं तो कितनी है, 6। समझ में आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल तो एक ही है अपने पास, लेकिन अपने नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर आपको एटॉमिसिटी से, यानी कि अगर आपको एटम से मॉलिक्यूल में जाना है, अगर आपको एटम से मॉलिक्यूल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको मॉलिक्यूल से एटम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन of an atom, representation of an atom, of an element, of an atom, right? अब ये क्या चीज है, ठीक है बच्चे। अब देखिए, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आप लोअर क्लासेस में भी आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमने वहां पे असेंबल किया है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में, ठीक है, कि एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा अपना एक नाम है पर्टिकुलर, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर दिस, वी आर दैट, ठीक है, वी आर बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, वी आर बिलोंगिंग टू दैट स्कूल, राइट। तो यहाँ पर भी जो एटम है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है उसको हम देखेंगे। हम करते हैं, कोई भी जनरल एटम को कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से मैंने उसको एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है, मैंने उसको एक्स कंसिडर कर लिया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं Z की, तो ये Z क्या होगा, ये Z होगा आपके पास, ये Z क्या होगा आपके पास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या चीज है, ये एटॉमिक नंबर है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले यहाँ पे, यहाँ पे A की, तो ये A क्या है, A है हमारे पास एटॉमिक मास, व्हाट इज दिस, एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समटाइम्स ये ना पता होने की वजह से आप नेगेटिव मार्किंग करा के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, न्यूक्लियॉन्स, व्हाट इज दिस, न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, राइट। तो अभी देखिए, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं, अब जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया है, और हम इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको क्लियर करती हूँ कि हम इनको कैसे करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो आगे बात करते हैं हम, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और जो मास होता है वो कितना होता है, लेट्स से मैंने 35 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि हमें Z की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है Z क्या है, Z इज 17, यानी कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितनी है, 17। क्यों, क्योंकि कोई इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी स्पीशीज पे चार्ज है तो वहां पे हम कंसीडर करेंगे, बट यहाँ पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो फिर हम यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास कितना है अपने पास, 35 है, तो ये क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे तो ना न्यूट्रॉन्स के नंबर बता दो जरा, तो बता सकते हो कैसे? क्यों? क्योंकि जो मास नंबर है वो कितना है 35 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी क्या है आपके पास एटॉमिक नंबर, तो वो कितना हो गया 17, प्लस यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, कितने आ जाएंगे आपके पास 18 आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि मैम हमने तो देखा है कि कोई एटम है उसके पास प्रोटॉन्स इतने हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, अभी तो आप कह रहे हो, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, कि क्या मैम ये बात बिल्कुल सही है? नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास किसी स्पीशी में, अगर आपके पास किसी स्पीशी में, अगर आपके पास किसी स्पीशी में कोई चार्ज है, ठीक है, अगर आपके पास किसी स्पीशी में कोई चार्ज है, लेट से आपके पास है O2 नेगेटिव, आपके पास है व्हाट O2 नेगेटिव, ठीक है, इस केस में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अब की बार हमारी स्पीशीज क्या है, स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्यों O2 की बात नहीं करते, O नेगेटिव की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, O नेगेटिव की बात कर लेते, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल बन गया ना, हम एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो उतना ही रहने वाला है, और हमें ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं अपने पास 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चे 8 है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा देते हैं। तो प्रोटॉन कितने थे 8 थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 9। चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, सॉल्व करके देखिए। लेट्स से हमारे पास है C पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। यस, बिल्कुल सही। कार्बन के पास क्या है, अपने पास कार्बन के 6 है ना, 6 प्रोटॉन्स हो गए, और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो एक चार्ज को हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। आई थिंक आपको क्लैरिटी आ रही है टॉपिक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। Cl नेगेटिव है, जल्दी से मुझे इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके बताइए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके बताइए। राइट, चले आगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन तक आपको क्लियरिटी आ गई। ठीक है, एटॉमिसिटी पढ़ लिया। देखिए अभी तक की स्लाइड्स में हमने क्या क्या किया है, यस अभी तक की क्लासेस में हमने क्या किया, देखिए मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। मोल कंसेप्ट को हमने 4 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जनरली आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट स्टोइकियोमेट्री, और उसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक की बात की थी, तो बेसिक में हमने क्या किया कि मैटर क्या है, मैटर को क्लासीफाई कैसे करते हैं फिजिकल टर्म्स में। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें केमिकल टर्म्स में करना है तो केमिकल टर्म्स में हम कैसे करेंगे, है ना, मिक्सचर और प्योर कंपाउंड्स में हमने इसको डिसोसिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एटम्स के बारे में पढ़ा। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, लेकिन फिर हमें फर्दर क्लासिफिकेशन से पता चला कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितना मास कैरी करते हैं, कितना चार्ज कैरी करते हैं। बच्चे आई एम टॉकिंग अगेन कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे या वी कैन से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, मैं वहां पर नहीं आपको पढ़ाऊंगी, यहीं पर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और A क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिए कुछ, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले आइसोटर्म्स के बारे में। ठीक है, आइसोटर्म्स क्या है, आइसो का मतलब होता है आपके पास सेम। ठीक है, हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की, हम बात करते हैं आइसोबार्स की। ठीक है,
अभी ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो आप पढ़ के आए हो लोअर क्लासेस में। तो आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स होते हैं अपने पास जहां पर सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है जहां पे, लेकिन अगर हम बात करें मास नंबर की तो मास नंबर विल रिमेन डिफरेंट। मास नंबर क्या रहेगा आपके पास? डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन में आपके पास क्या है? 6C12 है, 6C13 है, 6C14 है, तो ये सब क्या है? आइसोटॉप्स है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है आपके पास कि जो भी एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या रहने वाला है आपके पास? डिफरेंट रहने वाला। आप देख रहे हो मास, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जो आपके पास एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, 12, 13, 14, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैसी स्पीशीज बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स क्या होते हैं? जहां पे आपके पास सेम मास नंबर रहता है, सेम मास नंबर रहता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? अगर हम एग्जांपल देखिए, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1H1, 1D2 एंड 1T3 हाइड्रोजन के अपने पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्या? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, 1 रहता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट करता है। एक का 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट ये आइसोबार्स हो गया। आइसोबार्स का अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो आइसोबार का और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? आइसोबार के एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। लेकिन क्योंकि इसका एक कार्बन का आइसोटॉप अपने पास 14 भी था, तो इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 14, और इसका भी एटॉमिक मास कितना है? 14। तो ये कैसी स्पीशीज हो गई अपने पास? आइसोबार्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोस्टर्स की, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोस्टर्स की, आइसोस्टर्स क्या होते हैं? आइसोस्टर्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जहां पे तो आपके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं CO की बात कर लूँ और मैं N2 की बात कर लूँ, तो यहाँ पर अपने पास 2 एटम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास कितने हो गए? इसके पास कितने हो गए बच्चे? 6 हो गए, और इसके पास कितने हो गए? 8। तो एक नाइट्रोजन के पास भी 7 होते हैं और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी अपने पास कितने होते हैं? 7। तो इनका भी सम कितना हो गया? 14, और इनका भी सम कितना हो गया अपने पास? टोटल 14। तो यानी कि इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है और उसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आइसोस्टर्स तो हो सकती हैं, बट सारी आइसोस्टर्स जरूरी नहीं है कि सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सारी आइसोटर्म्स हो गई ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मास नंबर की, ठीक है। अब ये मास नंबर क्या है? मास नंबर, अगर मुझे किसी स्पीशी का मास नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है अपने पास मास नंबर कह लो, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं एटॉमिक मास कह सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास कह सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से बोल सकते हैं मास ऑफ एन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपको लेट से ऑक्सीजन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास, ठीक है, मास नंबर निकालना है, तो क्या करोगे? उसका क्या होता है? 8, 16 ऐसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, और हम पढ़ के आए थे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हम कितना पढ़ के आए थे? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg पढ़ के आए थे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीजन का मास नंबर हो गया, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से? तो ये हो गया हमारे पास मास नंबर। अभी क्या होता है, हमने एक टर्म पढ़ी है दैट इज 1 AMU, दैट इज 1 AMU। अब ये 1 AMU क्या है वो देखने वाले हैं हम, ठीक है। ये 1 AMU क्या है? 1 AMU क्या है? 1 AMU है is defined as 1/12 of mass of C12, ठीक है। यानी कि जितना मास आपके 1/12 पार्ट के कार्बन में है
उसको हम क्या बोलते हैं, वन एटॉमिक मास। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अपने पास एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जब इसको और डिफाइन किया गया तो इसको बोला गया, हम इसको यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट बच्चे। तो ये चीज थी हमारे पास, ठीक है। अब ये 1 AMU मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी यूनिट भी क्या होती है, AMU होती है, और इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया, कार्बन को जस्टिफाई कर दिया गया कि कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस के तौर पे मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और काफी सारे के बारे में, लेकिन कार्बन को क्या किया गया, एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की। किसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास की, ठीक है। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या है, आम, खाने वाला आम नहीं है, ये एवरेज एटॉमिक मास है ये, ठीक है। चलिए एवरेज एटॉमिक मास की हम बात कर लेते हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करते चलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मोल कंसेप्ट से जनरली आप न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखते हो, ठीक है। तो हम आपकी प्रैक्टिस यहीं भी करवाते रहेंगे साथ साथ। तो चलिए एवरेज एटॉमिक मास क्या है, आप देखते हो जो क्लोरीन है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास होता है जनरली 35.5 होता है, ठीक है। ये राउंड ऑफ में क्यों नहीं आ रही, ये जो फिगर है अपने पास, ये राउंड ऑफ में क्यों नहीं आ रही, ये ऐसे 0.5 ऐसे डेसिमल में क्यों आ रही है, ठीक है। तो इसका रीजन है आइसोटोप्स। अभी हम पढ़ के आए कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स ऐसे स्पीशीज हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास वेरी कर जाता है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हमारे पास जो क्लोरीन है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है ना वो भी दो टाइप में पाए जाते हैं, एक तो 35 में और एक पाया जाता है अपने पास 37 में, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है, यानी कि जो नेचुरल अबेंडेंस है वो इनके वेरी करती है। कैसे, एक क्लोरीन का जो नेचुरल अबेंडेंस है वो पाया जाता है 75% और एक क्लोरीन का जो आपके पास क्या है नेचुरल अबेंडेंस है वो कितना है, 25 है। यानी कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो जो अपने पास 35 में पाया जाता है उसका नेचुरल अबेंडेंस कितना होता है, उसका नेचुरल अबेंडेंस कितना होता है, 35%, सॉरी 75%, ठीक है। और अगर वही बात कर ले हम किसकी बात करें यहाँ पे हम 37 वाले की, तो 37 में क्या होता है, 25% इसकी नेचुरल अबेंडेंस होती है। ये क्या है अपने पास, एटॉमिक मास है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर, ठीक है। अगर मैं आम की बात करूं तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ नेचुरल अबेंडेंस मल्टीप्लाई क्या होगा आपके पास, मास नंबर या वी कैन से एटॉमिक मास डिवाइड बाय 100। तो दिस विल बी द फॉर्मूला, किसके लिए, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन की बात कर लेते हैं हम, यस। तो क्लोरीन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू 75 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे क्या होगा 37 इंटू 25 डिवाइड बाय में 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 35.5 आएगा। और ये क्या है हमारे पास, क्लोरीन का क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व करिए उसको। लेट्स से मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, X और उसके 3 आइसोटोप्स हैं। एक तो है अपने पास 20, एक है अपने पास 24 और एक है लेट्स से अपने पास 28, ठीक है। अब यहाँ पर इसका परसेंटेज कितना है, 60% है, इसका कितना है अपने पास 30% है। नेचुरल जो अबेंडेंस है ये तो अपने पास एटॉमिक मास है ना, ये तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है ना। तो और अगर मैं इसकी बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक्स का एवरेज एटॉमिक मास क्या रहने वाला है, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताना है,
ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको बहुत क्लियरिटी आएगी, क्योंकि जनरली यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम आपने नेचुरल अबेंडेंस इन दोनों की तो दी, इसकी तो दी नहीं, तो हम कैसे सोल्व करें? तो आपको ये पता है कि कोई भी चीज हमारे यूनिवर्स में 100% को कंसिडर करते हैं कि 100% है, राइट। यहाँ पे कितना है 60 है, यहाँ पर कितना है 30, 60 और 30 कितना हो गया अपने पास 90 हो गए, 90 और टोटल अबेंडेंस कितनी होती है 100 होती है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 10 बच जाएगा ना, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो एवरेज एटॉमिक का फॉर्मूला लगा के। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ नेचुरल अबेंडेंस मल्टीप्लाई एटॉमिक मास डिवाइड बाय में 100। ठीक है बच्चे, तो आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है और आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से आप काफी सारे क्वेश्चंस को भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स के बारे में। हमने जनरली पढ़ा कि बेसिक्स में क्या थे, हमने केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स आपको बहुत अच्छे से पता है, एटम जब क्या करते हैं, एक से ज्यादा एटम हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास O2 है, वो क्या है, एक मॉलिक्यूल ही तो है। जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड्स की, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एटम्स के बारे में पढ़ा, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा हमने, है ना। तो ये सब क्या था, ये था आपके पास बेसिक्स के बारे में, क्योंकि हमने क्या किया, लेक्चर वन को हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अब ये मोल कंसेप्ट का मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। अब ये मोल है क्या, ठीक है बच्चे, यस, अभी हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में।